कैंडिडेट ने उसको सही किया, इसका मतलब इजी था, और बहुत कम कैंडिडेट ने उसको सही किया, माना कि 40% से कम कैंडिडेट ने उसको सही किया, इसका मतलब वो क्या है, थोड़ा टफ सवाल था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा आपका क्या औकात है अभी इन सवालों के लेवल की। तो पहला सवाल आपके समक्ष आप दीजिएगा इसका उत्तर। सवाल है सेमीकंडक्टर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग पर आईटी मंत्रालय के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर आई होप आपने सही आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईबीएम। किसने हस्ताक्षर किए हैं, आईबीएम ने किए हैं। और ये सवाल कितने परसेंटेज कैंडिडेट ने सही किया, तो 7% कैंडिडेट ने इसको सही किया है। मतलब ये जो अभी अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर है, तो आप इन 7% के भीतर हो ना, तो आपका लेवल बहुत अच्छा है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ने इस सवाल को गलत किया है। तो आईबीएम हो जाएगा। आईबीएम ने सेमीकंडक्टर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग पर आईटी मंत्रालय के साथ 3 समझौते किए हैं। अब सवाल नंबर 2 आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्राकलन के तरीकों में से एक नहीं है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 प्रमुख विधि है, उनमें से एक कौन सी नहीं है, बैंकिंग, व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि। ज्यादा समय लेना चाहते हो तो पॉज कर सकते हो, बाकी इसके साथ साथ आपको करना चाहिए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। इसमें आपके बैंकिंग विधि है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1, जो कि 47% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है। तो आपने ये सही किया तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट लगभग यहाँ पर सही कर रहे हैं। यदि आपकी 40% से कम कैंडिडेट ने वो सही किया तो आपने सही किया तो अच्छी बात है। 3 प्रमुख विधियां, व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि। इनमें से जो आपकी विधि है यहाँ पर व्यय विधि, ये सभी आपको टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट में मिल जाएगा, इतनी सारी जानकारी। व्यय विधि का ये सूत्र है, याद रखिएगा, y बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो y एमपी पर जीडीपी है, C अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर निजी क्षेत्र का व्यय है, जी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, फिर आई निवेश पूंजी निर्माण है, एक्स निर्यात, आई आयात है। तो इतनी सारी जानकारी एक सवाल में आपको मिल जाएगी। अब यहां पर अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है। तो ये दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात क्रूड स्टील का प्रोडक्शन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो ये आई होप आपने सही किया है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट है, भारत है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है। अब क्योंकि पहला कौन है, क्रूड स्टील सबसे अधिक कौन प्रोडक्शन करता है, वो चाइना करता है फर्स्ट स्थान पर, और अभी जापान पीछे रह गया। ये 2018 की बात है, भारत पिछले 9 वर्षों में 2018 में भारत जापान को पीछे छोड़कर कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो भारत कितने मिलियन टन यहां पर प्रोडक्शन करता है इस्पात का, तो 160 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है इस्पात का। और भारत का टारगेट है 2030 तक ये जो स्टील प्रोडक्शन है इसको 160 मिलियन टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक करना है स्टील उत्पादन की प्रोडक्शन को। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, ये देखिएगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, डायरेक्टली आप यहां पर उपरोक्त सभी टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है भौतिकी के लिए और रसायन के लिए इनमें लगभग 3 वैज्ञानिकों को एक साथ दिए जा रहे हैं, और उपरोक्त सभी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉसज, एनी हेल व्हिलियर। तो आपको यहाँ पर 2023 के सभी नोबेल प्राइज याद रखने हैं, इससे आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पर नोट कीजिएगा कि आपको नोबेल प्राइज याद है या फिर नहीं है। तो इन 3 वैज्ञानिकों को जो नोबेल प्राइज दिया गया है, ये प्रायोगिक तरीकों के लिए भौतिकी में 2023 का नोबेल प्राइज जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए दिया गया है, प्रकाश के एटो सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अब संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गोपाल स्वामी अयंगर, सर BN राव, TT कृष्णमाचारी, N माधव राय। बताइए किन्हें नियुक्त किया गया है कानूनी सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपकी BN राव। तो BN राव है वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, बाकी कितने परसेंटेज, 48% ने इसको करेक्ट किया है, तो आपने किया है तो सही है, 48% में आप भी आ गए। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार सर BN राव हैं। संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर अंतरिम अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा है। और संविधान जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे वो 9 दिसंबर 1946 को बने थे, और फिर 11 दिसंबर 1946 को उन्होंने इस्तीफा दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के सचिव कौन है, अयंगर। कौन थे, HVR अयंगर थे
सचिव संविधान सभा के। और संविधान सभा में संविधान के प्रमुख प्रारूपकार, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर जी थे, लेकिन प्रमुख जो प्रारूपकार थे संविधान सभा के, चीफ जो प्रारूपकार ड्राफ्टमैन वो थे एस.एन. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एस.एन. मुखर्जी प्रमुख प्रारूपकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट सवाल, बाकी एक सवाल पूछा गया है कि जो अपनी मूल प्रस्तावना है उसको लिखा किसने था? मूल प्रस्तावना है ना संविधान की, जो आत्मा मूल प्रस्तावना, उसे प्रेम बिहारी नारायण राज्यादाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? बैक स्टिक पद का प्रयोग किस स्पोर्ट में किया जाता है? खेल से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें भी इंक्लूड है बैक स्टिक। तो खेल टर्म आप सभी को पता होना चाहिए, इजी है ये, हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक स्टिक हॉकी में, हॉकी खेल में विभिन्न प्रकार के फाउल के लिए दंडित किया जाता है और बैक स्टिक्स ये उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोलाकार बैक से गेंद को हिट करता है। तो ये सभी हॉकी की टर्म फाउल हैं, अवरोध हैं, थर्ड पार्टी अवरोध हैं, एडवांसिंग है, हॉकी स्टिक इंटरफेरेंस है, अंडरकटिंग है, स्टिक्स है। हॉकी खेल केवल अपनी स्टिक के सपाट हिस्से से गेंद को हिट कर सकते हैं, सपाट हिस्से के अलावा नहीं कर सकते, फाउल हो जाएगा। अगला सवाल, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 53% ने करेक्ट किया है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से ही स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कैनिंग, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी थे इनसे जस्ट पहले, 1848 से 1856 तक जो डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी आई थी। तो 1856 से 1862 तक कैनिंग है। उसी दरमियान 1857 की क्रांति जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल है वो कैनिंग ही था। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ इनमें से देखिएगा दिग्निकाय, सामवेद, आगम, उपनिषद। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ आप यहाँ पर देखिएगा ना तो वो है दिग्निकाय। आपको पता है आगम जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, आगम है वो जैन धर्म का, बाकी यहाँ पर सामवेद है, ये तो आपको पता ही है हिंदू धर्म के वेद हैं। तो दिग्निकाय यहाँ पर करेक्ट आंसर अपन करते हैं तो सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से भी एक है। इसकी उत्पत्ति लगभग 2500 साल पहले भारत में हुई थी। इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और दिगा निकाय एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है? नवा सवाल, एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के घर कौन सा राज्य है? तो इजी सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। इसका असम करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना वो एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है। वर्तमान में भारत में लगभग 2600 भारतीय गैंडे हैं जिनकी 90% से अधिक आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रित है। भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे का घर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? रबी मौसम से संबंधित कौन सी फसल है इसमें? तो ये भी इजी सवाल है। रबी और खरीफ की फसलें यहाँ से आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फसल है जिसको 57% ने करेक्ट किया है रबी मौसम से। बाकी चावल, ज्वार, मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें आपको पता है शीत ऋतु में है वो बोई जाती है और अभी वसंत ऋतु में जो काटी जा रही है वो रबी की फसलें हैं। रबी फसल में गेहूं, जो, सरसों, मटर ये इंक्लूड हैं और उत्तर भारत में जो रबी की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों में ये जून में शुरू होती है, लगभग अक्टूबर में ये समाप्त होती है। इसमें चावल, ज्वार, मक्का, चाय ये सभी चावल, ज्वार, मक्का, चाय खरीफ की फसलें हैं। रबी की गेहूं, जई, जौ, दालें ये रबी की हैं। बाकी मौसमी फल और सब्जियां किसकी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रपति और उनकी परिभाषा से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेद का मिलान कीजिए। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की किस पावर को यहाँ पर संदर्भित एक तरीके से मिलान कर रहा है? तो आपका यहाँ पर मिलान करेंगे, थोड़ा पॉज करके सोचिएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है पहले का, ये करेक्ट है आपका। यानी यहाँ पर अनुच्छेद 60 है ये शपथ संबंधित है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो ये निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 56 ये आपका कार्यकाल है, अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद 111 है वीटो शक्ति राष्ट्रपति की है। तो ये वाला सही मिलान हो जाएगा आपके। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है जो हर 5 साल बाद होता है इनका चुनाव। और अनुच्छेद 54 है ये निर्वाचक मंडल है जो आर्टिकल 54 अनुच्छेद है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है।
अब क्लासिकल डांस का सवाल, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इजी सवाल है, आपका आंसर है, देखते ही हो जाना चाहिए और मैक्सिमम कैंडिडेट इसका सही करेंगे। तो कुचिपुड़ी आपको पता है कच्छीपुड़ी आंध्र प्रदेश की, और 89% कैंडिडेट ने करेक्ट किया, तो काफी इजी सवाल यहाँ पर ये इंक्लूड किया गया है। और कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। बाकी आप देखेंगे जो विकल्प था भरतनाट्यम वो तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, और बिहार में जट जटिन आपको पता है बिहार का। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? योजना आयोग भंग किया गया और नीति आयोग आया, ये बात है 2015 की। किस वर्ष की है? 2015 की। मैक्सिमम कैंडिडेट इसको करेक्ट करेंगे, 78% ने करेक्ट किया है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी है वर्तमान में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? तो ये करंट अफेयर्स का है जो कि 2023 का है, लास्ट महीनों के। G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर कार्यशाला, यदि आपको नहीं आता तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ये दोस्तों कहां पर हुई है? हैदराबाद में हुई है। किस स्थान पर संपन्न हुई? हैदराबाद में 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर कार्यशाला संपन्न हुई। अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ से दिवस और उनकी थीम आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की अवधारणा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में 5 से 16 जून 1972 थे, उसमें संयुक्त राष्ट्र से में ये संपन्न हुई। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या? ओनली वन अर्थ 2022 की थीम है। प्रमुख दिवस आप देखेंगे तो विश्व जून में 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए 2023 में क्या थीम है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बना है? किस शासक के शासनकाल के अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? तो किसके अधीन बनी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा तोमर राजपूत के अधीन बनी थी। विकल्प एक करेक्ट है यहाँ पर, तोमर राजपूत, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इनका शासनकाल रहा है। और अनंगपाल को इस राजवंश का संस्थापक माना जाता। तोमर राजपूत हैं, अनंगपाल इनके फाउंडर हैं। दिल्ली तोमर राजपूतों के अधीन पहली बार एक राज्य की राजधानी बनी थी। उन्हें चौहानों द्वारा 12वीं शताब्दी के मध्य में हराया गया था। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? सभी को आंसर आना चाहिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस। सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस में करेक्ट आंसर आपका फिलीपींस हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मुख्यालय है मंडालयुंग मेट्रो मनीला, फिलीपींस। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो 1966 में स्थापित किया गया है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 68 है, जिसमें 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों मतासगु अस्काबा। अगला सवाल देखते हैं यहां पर, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? भारतीय अर्थशास्त्री 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहां पर एकमात्र जो अमर्त्य सेन है इन विकल्प में से जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1998 में, अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत हैं और पहले एशियाई और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, 1999 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। अब अगला सवाल देखते हैं, भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो कोंकण और कोरोमंडल तट की बात करें तो कौन कौन से घाटों में ये स्थित है? पश्चिमी घाट पर कौन सा, पूर्वी घाट पर कौन सा? तो करेक्ट आंसर 3 है। जो कोंकण तट है वो इस साइड आपका पश्चिमी घाट पर है और कोरोमंडल तट है जो पूर्वी घाट पर है। तो ये दोनों ही आपका 38% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। कोंकण तट है वो पश्चिमी घाट, कोंकण रेलवे आपको पता ही महाराष्ट्र गोवा साइड, और फिर कोरोमंडल तट है वो पूर्वी घाट में स्थित है। तो क्रमश पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ हैं ये दोनों ही। महाराष्ट्र में दोस्तों कोंकण तट है और गोवा तट और कर्नाटक में ये कोंकण तट। मालाबार तट है ये केरला में है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण और उत्तर और दक्षिण की ओर विस्तृत है। पूर्वी तट की बात करें तो पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा के साथ है पूर्वी तट। सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस मैदान को महानदी और कृष्णा नदी और कर्नाटक और कोरोमंडल के बीच उत्तरी वर्त के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका अगला सवाल देखते हैं,
डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा की बात करें, किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी लंबाई लगभग ऊंचाई आपको मिल जाएगी 2637 मीटर। डोडा बेटा भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है ये लगभग। अब बात करें भारत की वर्तमान जो पर्वत श्रृंखलाओं में और क्या, जैसे विंध्य श्रेणी है और सतपुड़ा रेंज है, इसकी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, अरावली रेंज की है वो गुरु शिखर है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। सवाल नंबर 21, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, इससे पहले आपका टर्म का था स्पोर्ट का, यहाँ पर कब का पूछा। तो स्पोर्ट टॉप ट्रेंडिंग जीके करके सर्च करना, पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। स्पोर्ट के सवाल उनसे बाहर शायद ही जाएगा। तो यहाँ पर डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये किस स्पोर्ट्स के हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा फुटबॉल के। किस स्पोर्ट के हैं? फुटबॉल के ये सभी टूर्नामेंट है। डुरंड कप जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, 1888 में एनाडेल शिमला में इसको आयोजित किया गया था। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। रोवर्स कप की बात करें तो 1891 में, और संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल टूर्नामेंट 1941 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बंगाल 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो यहां से आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा है वो अमल में लाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था। नारा दोस्तों वैसे पहले दे दिया था, लेकिन जो उद्देश्य था ना गरीबी उन्मूलन का, 4वीं में नारा आ गया था गरीबी हटाओ। तो 1905वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर, उन्मूलन पर ये बल दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। सवाल नंबर 23, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन कहां पर स्थित है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, तो ये तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्य में है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार। इसका वीडियो डाला हुआ आप चेकआउट करना, जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें हमेशा पत्ते होते हैं और एक शेड जैसा दिखाई देता है, और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। 200 सेमी से अधिक वर्षा है वो होती है। तापमान भी 20 से 27 डिग्री के बीच में होता है। 60 मीटर या उससे ऊपर की हाइट के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो पहुंच जाते हैं। आमतौर पर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के उदाहरण रबर, बीटल नट, जामुन, आम, रोजबेरी, बांस, ये सभी इसके उदाहरण आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकारी प्रणाली है? 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय अपनी सरकार प्रणाली है। त्रिस्तरीय विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज का 3 स्तर है। एक तो आपका ग्राम पंचायत जो पंच स्तर हो जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल पर होगा, फिर जिला स्तर पर होगा। तो इस टाइप से 3 यहाँ पर स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज की 3 यहाँ पर संस्थाएं आप देख पा रहे हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद है। तो 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये संवैधानिक दर्जा एक तरीके से दिया गया है। और बाकी आपको पता होगा रिपन है ना, रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? ये भी आपके लिए रहेगा करेक्ट आंसर करने योग्य सवाल। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, और इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? इंपोर्टेंट सवाल है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस डिपार्टमेंट से संबंधित था? दीवान ए आरिज, यहां पर आप देखिएगा, विचार कीजिएगा, सोचिएगा। दीवान ए आरिज तो ये हो जाएगा आपके सैन्य विभाग से संबंधित था। किस विभाग से? और 33% ने इसको करेक्ट किया है, सैन्य विभाग इसका सही हो जाएगा। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग से संबंधित है। इसे सबसे पहले बलबन द्वारा पेश किया गया था। इसका नेतृत्व आरिज ए मुमालिक, जो सैन्य विभाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? आरिज ए मुमालिक उनके नेतृत्वकर्ता को कहा जाता था। और बाकी यहाँ पर दीवान ए इंसा शाही पत्रकार के प्रभारी थे। दीवान ए रिसालत विदेशी मामलों के मंत्री, उन्हें दीवान ए रिसालत कहा जाता है। दीवान ए कजा न्यायिक विभाग था, वो कजा था।
और धर्म विभाग था वो था सदर उस सुदूर धर्म विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय सेना, यहां पर ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए INA जो इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इसका गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना पहली बार मोहन सिंह ने 1942 में की थी। ब्रिटिश राज से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। इसीलिए आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम आता है, जिन्होंने पुनर्जीवित किया था। लेकिन शुरुआत इसकी एज भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में की थी मोहन सिंह ने 1942 में। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंप दिया था 1943 में और आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था उस समय। और नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं, बाकी आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया और 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। और 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों के साथ HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी सवाल आता है, जो सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? अब यहां पर माल के निर्यात और आयात का संतुलन, निर्यात आयात को बैलेंस करने को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा व्यापार संतुलन। जो ये ट्रेड हो रहा है ना, आयात निर्यात, ये इसका जो संतुलन है ना, वो व्यापार संतुलन कहलाता है। माल सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी सहायक नहीं है? तो यहां पर करेक्ट आंसर कीजिएगा टॉन्स यमुना की सहायक है। किसकी है? यमुना की सहायक है। टॉन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉन्स नदी एक प्रमुख बारहमासी हिमालय नदी जो उत्तराखंड की गढ़वाल संभाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानगार की खोज की गई? विशाल स्नानगार कहां पर? लोथर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली। विशाल स्नानगार सभी को पता, विकल्प 3 मोहनजोदड़ो में इसकी खोज की गई थी और 77% ने इसको करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचालन में से एक है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचालन में एक है, निम्नलिखित में से कौन सा? तो यहां पर खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खुले बाजार में जारी बॉन्ड की खरीद और आंसर, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री दोनों की जाएगी ओपन मार्केट में। यहां पर RBI के द्वारा खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से इसमें बॉन्ड की खरीद बिक्री की जाती है। यहां पर लिक्विडिटी को कम ज्यादा करने के लिए 13% ने इसको करेक्ट किया है। देखते हैं यहां पर अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहले यूपी में आई, लेकिन अगस्त 2023 में ये किस राज्य ने ODOP कर दी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो यहां पर ये पहल उत्तर प्रदेश के बाद यहां अगस्त 2023 में गुजरात सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है। जो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन साथ साथ आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो टेक्स्ट बुक में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। जैव विविधता की 4 तप्त स्थल हॉट स्पॉट हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड है। और सुंडालैंड जो हॉट स्पॉट है ना, यहाँ पर विकल्प में है। ये दक्षिण पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। अब अगला सवाल लिखते हैं अपन। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके द्वारा सलाह दी जाती है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को किसके द्वारा सलाह दी जाती है? तो मंत्री परिषद हो जाएगा जी सवाल। तो ये किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 74(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगा। यह आर्टिकल 74(1) में। और आर्टिकल 163 में संविधान राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मंत्री परिषद की स्थापना। तो 163 और 74 दोनों ही इंपोर्टेंट है। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका सभी को पता है। डायरेक्टली आंसर दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतें देसी शासकों वाली थी, राजाओं की जो रियासतें थी
उन रियासतों के एकीकरण में यहाँ पर मुख्य भूमिका रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं गैर संवैधानिक है, यानी संविधान में नहीं है, बाद में कानून के तहत जोड़ा गया है, आर्टिकल में नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय यहाँ पर जो आर्टिकल में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक तरीके से कानून बनाकर बाद में ऐड किया गया, जो 53% ने करेक्ट किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसकी NHRC का गठन किया गया 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में। आपको पता है वित्त आयोग आर्टिकल 280 है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, सवाल नंबर 37। तो 37वां सवाल यहां पर, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को क्या नाम दिया गया? सभी को पता होना चाहिए, प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर हो जाएगी। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से सवाल पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वन लाइफ इज नॉट एनफ, के नटवर सिंह की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा रेस ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी भारत की भौगोलिक क्षेत्र में, भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र है, भारत की जो बाउंड्री है, उसके भीतर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी कर रहा हो, वो काउंट होगा भारत की जीडीपी में। तो ये दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन में लावा पथ में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? 35% ने करेक्ट किया। काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत में दक्कन लावा पथ में पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी, ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अपन सवाल देखते हैं, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा जो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसके विश्व नेटवर्क पर जो MAB वाले हैं ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वो कितने हैं? तो वो दोस्तों है 12। कितने हैं? 18 में से 12 को मान्यता दी गई है। 12 बायोस्फीयर रिजर्व को आप देख सकते हो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है। बार है सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अगला सवाल, किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव। तो ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प 2 करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? राष्ट्रपति को यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, वो क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, कार्यकारी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो ये दोस्तों एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन से निकाय हैं जहां पर अर्ध न्यायिक निकाय में भारत का चुनाव आयोग भी एक अर्ध न्यायिक निकाय है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में इसके मुख्य कार्य नहीं है कि ये न्याय दे, बाकी सभी जो कोर्ट देता है इस प्रकार नहीं, केवल उसके अधिकार क्षेत्र में ये दे सकता है। तो चुनाव आयोग हो गया। न्यायिक निकायों में अन्य में आपका हरित अधिकरण है, केंद्रीय सूचना आयोग है, ये सभी, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये भी न्यायिक हो जाएगा, सॉरी अर्ध न्यायिक हो जाएगा। और आर्टिकल 61 के तहत ये महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? मौर्य का साम्राज्य के जो शासकों का सही क्रम है वो कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है। पॉज करके आप थोड़ा और यहाँ पर ऑप्शन को सोच सकते हो और उसके बाद ही अटेम्प्ट कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही क्रम, तो इनमें से आपका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले थे आपको पता है चंद्रगुप्त। तीसरा विकल्प देखते ही करेक्ट हो रहा है, चंद्रगुप्त है। अब ये आपने पहले चंद्रगुप्त आपको पता है तो इनमें से आप डायरेक्टली कर सकते हो, यही करेक्ट होगा। उसके बाद बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ तो अंतिम थे, मौर्य साम्राज्य के लास्ट शासक थे बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन,
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? 11 के सेंसस सवाल न आए ये हो ही नहीं सकता, तो पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। 11 का सेंसस, इसका वीडियो डाला हुआ है, अभी लेटेस्ट एग्जाम का भी आप सर्च कर लेना। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? महिला पुरुष से किस यूटी में अधिक है? तो आप कहेंगे जिसमें लिंगानुपात ज्यादा है वहां पर महिला, यानी 1000 से ज्यादा लिंगानुपात में महिलाएं पुरुष से अधिक है, तो आप कहेंगे 1000 से ज्यादा, तो केरल का है। अब केरल के बाद आता है, केरल तो राज्य है, आपको यूटी का पूछा तो वो आपका आ जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी का 1037 सेक्स रेशियो है, यानी 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, तो ज्यादा ही हो जाएगी, तो पुदुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25% ने करेक्ट किया है। और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश बना था 1962 में बना था, पांडिचेरी का नाम था पहले, इसका 2006 में पुदुचेरी नाम चेंज किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है? ये भी लास्ट 2023 का करंट अफेयर है। यूथ हब शायद यूनिसेफ हो जाएगा, ठीक है, यूनिसेफ करेक्ट है। भारत में यूनिसेफ का यूथ हब नौकरी के अवसरों के लिए एक नया मंच है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे इसरो के अध्यक्ष आपको पूछा है ना, अध्यक्ष थे दोस्तों विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा 72% ने करेक्ट किया है। इंडिया ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। अफगानिस्तान है उपविजेता रहा यहाँ पर। किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची जैन मूर्ति? महाराष्ट्र। जैनियों के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की ये 108 फीट की ऊंची मूर्ति एक चट्टान सी उकेरी गई जो सबसे ऊंची। अगला सवाल है, सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो इलाहाबाद में संधि देखिएगा, दिमाग लगाएगा। सुजाउद्दौला और शाह आलम में रॉबर्ट क्लाइव के साथ कुछ प्रकार कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1764 में आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद 1765 में ये संधि हुई थी। 1765 विकल्प 4 इसका करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद की संधि